Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक बैंकिंग में। आईबीपीएस क्लर्क का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे आईबीपीएस क्लर्क के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस है वो आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन आईबीपीएस क्लर्क के लिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा। तो आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे ऊपर ही आपको देखिए न्यू करके लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लर्क 10 सीआरपी क्लर्क्स 10। तो ये कि मैंने रेड कलर से अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा और जो नया पेज ओपन होगा उसमें देखिए आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है और सबसे ऊपर आप देखिए येलो कलर के बॉक्स में आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। राइट हैंड साइड में एक येलो कलर का बॉक्स है जिसको मैंने रेड सर्कल से किया हुआ है। तो देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं आपको अपनी जो लॉगिन डिटेल्स है उसके साथ लॉगिन करना होगा। मैं आपका यहाँ पर नया जो रजिस्ट्रेशन है वो करके बताता हूँ कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पर दी हुई हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स को भी आप ध्यान से देख लीजिए। 2 सितंबर 2020 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 23 सितंबर 2020। तो देखिए ये आपकी डेट्स हो गई। अब आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तब इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके लिए सबसे पहले बेसिक इन्फो आपको अपना इंटर करना होगा। बेसिक इन्फो में क्या है, आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, अपना मिडिल नेम और अपना लास्ट नेम। फर्स्ट नेम आप अपना डालेंगे और अब उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम फिर से री एंटर करना होगा उसको कंफर्म करने के लिए। अगर आप अपना मिडिल नेम यूज करते हैं तो मिडिल नेम डाल दीजिए और अगर आप लास्ट नेम यूज करते हैं तो लास्ट नेम भी आप अपना डाल दीजिए और आपका जो फुल नेम है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाला है, मैं मिडिल नेम यूज नहीं करता हूं तो मैंने मिडिल नेम का जो ऑप्शन है उसको खाली छोड़ दिया है। तो आपको फर्स्ट नेम डालना कंपलसरी है, मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर आपको डालना कंपलसरी नहीं है। अगर आप मिडिल नेम और लास्ट नेम लगाते हैं तो आप डाल सकते हैं। मैंने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया है, तो आपने यहाँ पर अपना नेम डाल दिया। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालते समय आपको कोई भी जीरो नहीं लगाना है, जीरो नहीं लगाना है। आपको मोबाइल नंबर अपना सिर्फ जो एक्चुअल 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वही एंटर करना है। प्लीज डू नॉट प्रीफिक्स जीरो, आपको जीरो नहीं लगाना है और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है ये फ्यूचर में आईबीपीएस आपसे कांटेक्ट करने के लिए यूज करेगा। जो भी आपकी डिटेल्स होंगी फ्यूचर में, जो भी आपको सूचना देनी होगी वो इसी मोबाइल नंबर पर और इसी ईमेल आईडी पर आपकी आएगी। तो बहुत ही केयरफुली अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डालिएगा। और मैं फिर से बता दूं, मोबाइल नंबर डालते समय, मोबाइल नंबर एंटर करते समय जीरो नहीं लगाना है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने डाल दी। उसके बाद सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में सिक्योरिटी कोड है, वो आपको सिक्योरिटी कोड डालना है। यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर आप देखिए जो सिक्योरिटी कोड है वो है S7T5Q। तो आपको भी ऐसा सिक्योरिटी कोड मिलेगा, वो सिक्योरिटी कोड आपको इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अपने राइट हैंड साइड में देखिए सबसे नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा होगा, तो मैंने रेड सर्कल किया हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फोटो और अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा। फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। फोटो आपकी पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। फोटो का जो साइज है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अपनी फोटो डालनी है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर डालने हैं। आपके सिग्नेचर है वो कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में नहीं होने चाहिए। तो आप यहाँ पर अपनी फोटो और सिग्नेचर डालनी है। रिसेंट फोटोग्राफ कोशिश डालिएगा आप अपनी, तो आपको यहाँ पर अपनी फोटो डालनी है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इस तरह आप अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। और देखिए फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने से पहले उनको क्रॉप करना पड़ता है, उनको रिसाइज करना पड़ता है। तो आपकी फोटो और सिग्नेचर को क्रॉप और रिसाइज करने के लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस टूल का यूज करके आप अपने फोटो को, अपने सिग्नेचर को, जो आपके सिग्नेचर उनको रिसाइज कर सकते हैं, उनको क्रॉप कर सकते हैं जिस भी साइज में आपको चाहिए। तो इस फ्री फोटो कॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल का इस्तेमाल करके आप
कर सकते हैं। तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में और अपनी फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, उनको रिसाइज कर लेंगे और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर फिर आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपकी कैटेगरी, आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी। तो ये कैटेगरीज आपको शो हो रही हैं। मैंने जनरल कैटेगरी सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एबव? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा है? अगर आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। मैंने यहाँ पर नो करा है तो बाकी सारे ऑप्शंस बंद हो गए हैं, लेकिन अगर आप यस करेंगे तो बाकी ऑप्शंस खुल जाएंगे जो मैं आपको बताता हूँ। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपकी जो डिसेबिलिटी है उसका टाइप क्या है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद जो आपकी डिसेबिलिटी है उसका सब टाइप क्या है वो भी आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए आपका सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये आपके डिसेबिलिटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए जो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑप्शन होंगे आपको सिलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद देखिए, आर यू एज पर पीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस एलिजिबल टू यूज कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन? क्या आप जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं होते हैं उनकी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए एग्जामिनेशन में? अगर आपको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनसेटरी टाइम मिलना चाहिए और आपको चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद देखिए, आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पाइसी एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड? अगर आपकी राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है तो आप यहाँ पर यस करिए और आपकी राइटिंग स्पीड नॉर्मल है तो आप नो कर दीजिए। तो उसके बाद देखिए, अगर आपकी राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है और आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, और अगर आपकी राइटिंग स्पीड सही है और आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद क्या है, वेदर योर डोमिनेंट राइटिंग हैंड इज इफेक्टेड? क्या जो आप जिस हाथ से राइट लिखते हैं वो हाथ आपका इफेक्टेड है? अगर ऐसा है तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आपका हाथ इफेक्टेड है राइटिंग वाला तो क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए है? अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है, आर यू एज पर पीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस एलिजिबल टू यूज द सर्विस ऑफ स्क्राइब एंड विश टू अवेल द सेम? तो पीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या आपको स्क्राइब सर्विस की जरूरत है? अगर आपको स्क्राइब सर्विस चाहिए तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर देंगे। उसके बाद, आर यू ए चाइल्ड और फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रियॉट्स? तो इसमें अगर आप ऐसा है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर देंगे। फिर उसके बाद आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी? क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? अगर आप करते हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर देंगे। उसके बाद, क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस करिए, वरना आप नो कर दीजिए। उसके बाद, आर यू ए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन? क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है? अगर यस तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए, एक्चुअल सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस व्हिच मे बी काउंटेड फॉर क्वालिफाइंग एज एन एक्स सर्विसमैन इन मंथ्स? तो आपका जो एक्स सर्विसमैन के तौर पर एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ महीने में लिखिए, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद, डेट ऑफ रिलीफ फ्रॉम डिफेंस सर्विस, तो आप जिस तारीख को रिलीफ हुए हैं वो डेट आप डालिए। यहाँ पर आपको डे डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है। उसके बाद देखिए, हैव यू जॉइंड ए गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट गिवन एज एन एक्स सर्विसमैन? तो यहाँ पर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब करी है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन? क्या आप ऐसे सर्विसमैन के डिपेंडेंट हैं जिनकी डेथ जो है वो एक्शन में हो गई थी? तो आप अगर आप ऐसा है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। फिर उसके बाद है, आर यू ए मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड द आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी और एयरफोर्स आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड नॉट लेस देन 15 years ऑफ सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन एज ऑन 23/9/2020? तो इसको आप देख लीजिए, आप यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप नो करते हैं तो आप कोई बात नहीं, अगर यस करते हैं तो आपको अपने परसेंटेज लिखने होंगे यहाँ पर कि कितने परसेंट थे। उसके बाद देखिए, क्या आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं अंडर विडोड, डाइवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड? अगर ऐसा आप ले रहे हैं रिलैक्सेशन तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। वेदर रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल रिटेंच फ्रॉम सर्विस एप्लीकेबल टू मध्य प्रदेश स्टेट ओनली? तो ये जो चीज है सिर्फ मध्य प्रदेश स्टेट के लिए है, ऐसा है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। हैव यू अपीयर्ड फॉर CWE फॉर क्लेरिकल कैडर अर्लियर?
क्या आपने क्लरिकल कैडर का पहले भी एग्जाम दिया है सीडब्ल्यूई का? अगर आपने एग्जाम दिया है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर पूछा गया हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं, ये भी यहाँ पर आपको बताना होगा। आपने 1 अटेम्प्ट दिया है, 2 अटेम्प्ट दिया है, तो वो यहाँ पर मेंशन कीजिए। और उसके बाद जो अटेम्प्ट्स आपने यहाँ पर दिए हैं वो आपको यहाँ पर चूज करने हैं। सीडब्ल्यूई क्लर्क्स 1 2 3 4 दिए हुए हैं, तो वो आपको चूज करने होंगे कि आपने कौन-कौन से अटेम्प्ट दिए हैं। उसके बाद आपकी नेशनलिटी क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको जिस स्टेट से अप्लाई करना है, वैकेंसीज ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी यू आर अप्लाइंग फॉर, तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया है। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट कोड यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। फिर आपको अपना जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसका सेंटर सिलेक्ट करना होगा। मैंने आगरा सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको अपना मेन एग्जाम का सेंटर सिलेक्ट करना होगा। मैंने कानपुर सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको देखिए यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो जैसे मैंने यहाँ पर डाली हुई 4 दिसंबर 1994, यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है। डेट ऑफ बर्थ आपको बता देता हूँ कि जो आपको डेट ऑफ बर्थ है वो आपको मिनिमम जो आपकी एज है वो 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होनी चाहिए। अगर आप 20 से 28 साल की एज लिमिट में आते हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एज काउंट होगी वो होगी 1 सितंबर 2020 को। यानी जो भी आपकी उम्र होगी 1 सितंबर 2020 को वही आपकी एज मानी जाएगी। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो उनका जन्म है वो 2 सितंबर 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 सितंबर 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी डालनी है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपना जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम डालना है मैक्सिमम 35 कैरेक्टर्स में। उसके बाद अपनी मदर का नेम डालना है। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने पति या पत्नी का नाम डालना है और फिर आपको अपना एड्रेस डालना है करस्पॉन्डेंस का, जिसमें आपको एड्रेस 1 डालना कंपलसरी है। एड्रेस 2 भी अगर आपका कोई है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जिला डालना होगा। फिर आपको अपना जो राज्य है वो सिलेक्ट करना होगा और आपको फिर अपना पिन कोड डालना होगा 6 डिजिट का। ये डिटेल्स हो गई। उसके बाद आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर डालना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर ब्लू कलर का जो टिक है बॉक्स है उसमें राइट क्लिक कर देंगे। आपका जो एड्रेस करस्पॉन्डेंस का था वही ऑटोमेटिकली आपके परमानेंट एड्रेस में इंटर हो जाएगा। अगर आपके एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर मैनुअली फिर से एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद देखिए आपकी एप्लीकेशन फीस है, यहाँ पर सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है 850 रुपीज, 850 रुपए एप्लीकेशन फीस, क्योंकि जनरल कैटेगरी से मैंने फिल किया है तो 850 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेगी। अगर आप देखिए यहाँ पर 175 रुपए की एप्लीकेशन फीस कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के 175 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और जो बाकी सभी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 850 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। तो एप्लीकेशन फीस है वो इस बार बढ़ गई है। लास्ट टाइम एप्लीकेशन फीस थी वो 100 रुपए थी SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए और 600 रुपए की एप्लीकेशन फीस थी बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी है, जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनकी एप्लीकेशन फीस बढ़कर 600 से 850 हो गई है, यानी 250 रुपए बढ़ गई है पिछली बार के कंपैरिजन में। और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन की जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपए से बढ़कर 175 रुपए हो गई है। पिछली बार 100 रुपए थी यानी 75 रुपए एप्लीकेशन फीस बढ़ गई है। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस शो हो रही है। उसके बाद राइट हैंड साइड में वैलिडेट योर डिटेल्स, अपनी डिटेल्स को वैलिडेट करिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एंटर करनी होगी। सबसे पहले ग्रेजुएशन आपको डालना होगा जो आपने किया हुआ है, कि आपने कौन सी डिग्री ली है। मैंने बीएससी की डिग्री ली है, आप अपनी डिग्री सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए। फिर डेट ऑफ पासिंग, जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है वो किस तारीख को आया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अपने जो परसेंटेज है मार्क्स के वो डालने होंगे और अपना क्लास, कौन सी क्लास से आपने पास किया है, कौन से ग्रेड से, वो भी आपको डालना होगा। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 23 सितंबर 2020 को जो होगी वही मानी जाएगी। यानी आप 23 सितंबर 2020 तक जो आपकी डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, आप पास हो जाने चाहिए तो ही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। 23/9/2020 कट ऑफ डेट है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। उसके साथ साथ कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो आपके पास ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, यानी कि आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट हो, कोई डिप्लोमा हो या डिग्री हो। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम आपने जो आपकी एज ए कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने अपने हाई स्कूल में या कॉलेज में इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो
तो कंप्यूटर के लिए आपके पास या तो कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री हो या फिर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर को एज़ ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, हाई स्कूल में, कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 23 सितंबर 2020 को काउंट होगी। आपको यहाँ पर अपने जो परसेंटेज है वो भी डालने होंगे, जिस डेट में आपने पास किया है वो डालना होगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो एंटर होगा और आपकी जो डिग्री है वो आपको डालनी होगी। उसके बाद देखिए डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम? क्या आपको कंप्यूटर सिस्टम में वर्किंग नॉलेज और ऑपरेटिंग नॉलेज है? तो ये आपको यस करना होगा क्योंकि ये कंपल्सरी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर यस किया है और कैसे किया है मैंने? क्योंकि मैंने हाई स्कूल में अपने कंप्यूटर पढ़ा है। तो यहाँ पर मैंने स्टडी इन हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया है। उसके बाद डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज में आपको सेलेक्ट करना है कि आपने क्या पढ़ा है हाई स्कूल में। तो मैंने आईटी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट और आईटी एज ए सब्जेक्ट। तो मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एज ए सब्जेक्ट अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए आपको क्या है, आपकी जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर शो करनी है कि आप कौन-सी क्या काम करते थे, आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर क्या था, डेजिग्नेशन क्या था, टोटल कितने टाइम आपने काम किया, आपकी जो नेचर ड्यूटी है उसका नेचर क्या था, रीजन ऑफ लिविंग क्या है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल डालनी है। मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हैं? अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप यस करेंगे तो आपको अपना जो ट्रेनिंग सेंटर है प्री एग्जाम का वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस अगेंस्ट यू हैज बीन अवॉर्डेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एनी ऑफेंस? क्या आपके प्रति कोर्ट का कोई ऐसा प्रोसीजर, डेटिनेशन, डिटेंशन, फाइन, कन्वेक्शन कोर्ट ने कोई लगाया है? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। और अगर हुआ है तो किस कारण वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको लैंग्वेज कौन-कौन सी आती है वो आपको दिखाना होगा। लैंग्वेज नॉन, तो मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर मेंशन किए हैं और ये दोनों ही लैंग्वेज है। मैं रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, स्पीक कर सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। तो ये आपको अपनी लैंग्वेज दिखानी होगी, आपकी कौन-कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। ये आपने फिल कर दिया। उसके बाद अपनी डिटेल्स को वैलिडेट करिए। राइट हैंड साइड में देखिए आपको ऑप्शन आ रहा होगा वैलिडेट योर डिटेल्स। तो अपनी डिटेल्स को वैलिडेट करिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। आपको प्रेफरेंस वाइज़ अपनी बैंक का नाम यहाँ पर देना होगा। जैसे सबसे ऊपर मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा दिया है, उसके बाद यूनियन बैंक दिया है, पंजाब नेशनल बैंक, फिर बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक। इसी तरह से आप अपने जो बैंक्स हैं उनकी प्रेफरेंस देंगे कि आपको सबसे पहले कौन-सी बैंक प्रेफरेंस पे रखनी है और सबसे लास्ट में कौन-सी। इसी तरह आप प्रेफरेंस देंगे बैंकिंग में, ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करते समय। फिर राइट हैंड साइड में फिर से वही ऑप्शन आएगा वैलिडेट योर डिटेल्स। तो अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके जो फॉर्म फिल हुआ है उसका एक प्रीव्यू आएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के साथ। तो सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में आपकी फोटो होगी, उस फोटो पर आपको राइट क्लिक करना है। आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, मैंने रेड सर्किल किया हुआ है, इसमें आप राइट क्लिक करके कंफर्म कर देंगे कि ये आपकी फोटो है। उसके बाद सबसे नीचे देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में डिक्लेरेशन है और उसके नीचे आई एग्री का ऑप्शन है, मैंने रेड सर्किल किया हुआ है। तो उस आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे। उस डिक्लेरेशन में ये है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपके सिग्नेचर को आपको कंफर्म करना है। आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर। तो इस पे आप राइट क्लिक कर देंगे कि ये सिग्नेचर आपके हैं। और फिर सबसे नीचे फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है। तो फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। जब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर अपलोड करना है। आपको अपने लेफ्ट यानी उल्टे हाथ का जो अंगूठा है उसका निशान लगाना है और आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी यहाँ पर अपलोड करना है। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी कोड उसके बाद आपको डालना होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या होता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपलोड मैंने कर दिया है, उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो फार्मा है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये है वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन। यहाँ पर देखिए क्या है, आई अनुराग दुबे मेरा नाम है, हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी मैं ये घोषणा करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा इस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की गई है, जो दी गई है, वो सभी करेक्ट है, ट्रू है और वैलिड है। और जरूरत पड़ने पर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो मैं प्रेजेंट करूंगा।
ये आपका सेल्फ हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पर आप डिक्लेरेशन और अपने थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या है, पेमेंट के ऑप्शन पर आ गए। 850 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपए की एप्लीकेशन फीस दी गई है। तो एप्लीकेशन फीस पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार इंक्रीज हो गई है। पिछली बार ये एप्लीकेशन फीस 600 रुपए थी, जो बढ़ के 850 रुपए हो गई है अब। और जो 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस लगती थी लास्ट टाइम एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन की, वो बढ़कर 175 रुपए हो गई है। जो एप्लीकेशन फीस है वो इस बार बढ़ गई है। देखिए आप अपना सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सबसे राइट हैंड साइड में सबमिट ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस में से किसी को भी चूज करके पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, एटीएम पिन से, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, कार्ड्स, क्यूआर कोड, यूपीआई, किसी भी पेमेंट मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अपनी डिटेल्स यहाँ पर आप एंटर करेंगे और मेक पेमेंट का जो नीचे येलो कलर बॉक्स में ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके अपना पेमेंट पूरा कंप्लीट कर देंगे और आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस आईबीपीएस क्लर्क के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।